100 गलतियां माफ की थी, लेकिन 101वीं बारी में बेसिकली सिर काटना पड़ता है। ये पाकिस्तान की 100वीं गलती थी जो पहलगाम है। डेमोक्रेसी से क्या हम ग्रो कर सकते हैं या हमको पावर के साथ वॉर करना पड़ेगा तभी हम ग्रो करेंगे? और द बेस्ट पार्ट, मिशन का जो नाम इन्होंने चूज किया है, व्हाट अ नेम, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर। बट उन्होंने अगर छोड़ दिया तो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटेड डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया कि फिर पाकिस्तान को सपाट कर दिया जाएगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पाकिस्तान को पता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है और ये मैं यकीनन कहता हूं कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, अगर श्री कृष्ण को खुद युद्ध के मैदान में उठ के हथियार उठाने पड़ जाते हैं, अगर श्री राम को खुद युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है, अगर भगवान शिव को खुद युद्ध के मैदान में उठना पड़ता है, तो वी आर मियर मॉर्टल्स। इंडिया की तरफ से या इंडिया को कौन कौन से देश सपोर्ट अभी कर रहे हैं एट दिस पॉइंट? डायरेक्टली आवर डिप्लोमेसी हैव एंश्योर्ड कि हम हर कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन रखें कि इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ वॉर दे वुड ऑल बी ऑन आवर साइड। पर अगर चाइना ने फुल सपोर्ट दिखा दिया और जिनसे भी इन्होंने हाथ मिलाया, चाहे वो मलेशिया हो चाहे वो ईरान हो, तो ये 2 मिनट में ठोक भी देंगे फिर उसको। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। पाकिस्तानी का कोई धर्म है? बट अगर आप यूएस इकोनॉमी को देख लोगे, दैट हैज बीन बिल्ट ऑन द वॉर्स ऑफ लास्ट 70 इयर्स। वो बेसिकली वॉर ही तो फाइनेंस कर रहे हैं। हु इज यूएस? पिछले 70 साल से क्या कर रहा है? वॉर्स फाइनेंस करता रहता है। चाहो मोहन भागवत सर ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कि दुश्मन से हिंसा सबसे बड़ी अहिंसा। पिछले 30-40 सालों से मजहब की थाली, मजहब की हांडी को पका रहे हैं, वो टूट जाएगी किसी दिन, क्योंकि इन दी एंड लास्ट में आदमी को खाने को खाना चाहिए। अगर वो खाली खाने पे खिचड़ी नहीं है, सिर्फ मजहब पकने लग रहा है, तो किसी न किसी दिन पाकिस्तान की जो जनता है वो देख लेगी कि यार हमें पिछले 40 साल से पागल बनाए जा रहे थे इंडिया बोल बोल के। इंडिया इस समय इतना पावरफुल हो चुका है कि जिस दिन कहता है उसी दिन बेसिकली घर पे आके मारता है। ये सिंपल बात है। उरी के बाद हम कर चुके हैं, पुलवामा के बाद हम कर चुके हैं, पहलगाम के बाद हमने कर दिया, तो अब पैटर्न बन चुका है। ये मैसेज भी चला गया, इट्स लाइक वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट एनीमोर। ये ऑपरेशन सिंदूर वो वाला इवेंट है। यहाँ से जब भी अगर पिछले रेट्रोस्पेक्ट में आज के बाद देखेंगे ना, तो भारत पूरे के जो वर्ल्ड में लाइक इट्स द प्लेस विच द इंडिया डिजर्व्ड। मोदी जी ने पहले उनका पानी बंद कर दिया, उसके बाद उनके जाके घर में आग लगा दी। अब वो बेचारा आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से लाए? एक वॉर का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे। अमित सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल भी। परम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो सर आप? हैविंग अ वेरी गुड डे टुडे। इट्स अ गुड डे फॉर इंडिया, सो एम आई हैविंग। वैसे चलो हम एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यस सर। देखो, वैसे तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दी थी गवर्नमेंट ने, वो दी थी 7 मई की। पाकिस्तान को तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, रातों रात सोते सोते ही पेल दिया। यस सर। सर, थप्पड़ मारने से पहले इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। बट आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये काइनेटिक एक्शन बहुत मैंडेटरी था। इट वॉज नेसेसरी। बेसिकली कभी कभी जीवन में ना कुछ चॉइसेस नहीं रह जाते हैं। हाँ, आपको ना ऐसे थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। Like this? हाँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। सो इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब देयर वाज नो अदर चॉइस ऑफ इट। इंडिया है, मतलब रिस्पॉन्ड करना ही करना था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी का कोई दूसरा कोई ओपिनियन भी एग्जिस्ट करता है। दिस वाज एन इवेंट व्हिच वाज सपोज्ड टू हैपन। और द बेस्ट पार्ट, मिशन का जो नाम इन्होंने चूज किया है, व्हाट अ नेम, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट नेम आई एवर हर्ड अबाउट एनी ऑपरेशन। एंड मुझे लगता है कि द पर्सन हु चोज इट एंड हु एडवाइज्ड इट मस्ट बी रिवॉर्डेड, चाहे हमें बताया ना जाए। बट दैट इज इट्स अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। मतलब कि जैसे सिर्फ और सिर्फ ना ऑपरेशन का नाम नहीं रखा गया कि ऑपरेशन हमें करना, उसका नाम रख देते, चूज कर लेते। नो, इट्स अ ह्यूज मैसेज एंड स्टेटमेंट। राइट। मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड था। मतलब ये एवरी इंडियन, हर एक भारतीय ना इस नाम को सुन के ना एक अलग सी वाइब है कि क्या नाम पिक किया है। नाम पिक किया दे, मतलब दिस इज जस्ट लाइक, दिस इज प्योर एक्ट ऑफ जीनियस। मतलब कभी कभी हो जाता है, एंड दिस इज अ प्योर एक्ट ऑफ जीनियस, द ऑपरेशन सिंदूर। आई नो, मतलब चलो हम इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बोलते हैं, बट या ऑलमोस्ट चोजन टू द परफेक्ट। द रिस्पॉन्स इज परफेक्ट राइट नाउ। बहुत ही क्लिनिकल, क्या नाम है, अटैक किया गया है स्पेसिफिकली सो दैट पाकिस्तान इज ऑलवेज एट द बैक फुट। क्योंकि हमने उनकी कोई रेजिडेंशियल या उनकी कोई ऐसी जगह पर अटैक नहीं किया, कोई मिलिट्री फैसिलिटीज को नहीं किया। वी ओनली टारगेटेड द टेररिस्ट हाइड आउट्स। सो पाकिस्तान भी बैक फुट पे कि हम करें तो क्या करें। दे आर ऑलमोस्ट इन नो सिचुएशन टू एस्केलेट। ऑल्सो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दे दी है कि एनी एस्केलेशन वुड लीड टू एन एक्ट ऑफ वॉर। सो पाकिस्तान इस समय कंप्लीटली बैकफुट पे आ चुका है यार। एंड सिंदूर, लाइक द ऑपरेशन सिंदूर, जैसा इफ एवरीबॉडी हैव सीन दैट ऑब्वियसली कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पाकिस्तान को पता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, एंड दे विल प्रोबेबली रिमेंबर इट फॉर द नेक्स्ट होल डेकेड। वाओ, वंडरफुल।
Okay, so let's move on to the war history. अब लेट्स एग्जांपल अगर इंडिया की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, और ये देखा भी गया है कि वॉर करना समथिंग कि जब आपके पास में एक पावर दिख रही है और आप अगर वॉर करोगे तो ही कल को आप यू बिकम अ पावरफुल। वॉर की थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करोगे फ्रॉम चाहे वो अकबर से हो, चाहे महाराणा प्रताप सिंह से हो, और अभी तक का थोड़ा सा वॉर की हिस्ट्री को थोड़ा देखो एक्सप्लेन परम, करिए। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि पिछले जब से पहलगाम हुआ था ना, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू मी, एंड कभी कभी मैं भी कुछ ओपिनियन पढ़ रहा था ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, एंड देर वॉज ऑलवेज देर इज वन स्लाइट व्यू पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, राइट, बिकॉज वॉर इज अ ट्रेजेडी, विच इज ऑब्वियसली राइट। मतलब इससे कोई गलत बात नहीं है। वॉर जब भी आती है तो इट ब्रिंग्स वायलेंस एंड इट ऑलवेज लीड्स टू दी, दोनों जगह पर बेसिकली नुकसान होता है। कोलेटरल डैमेज भारत का भी होगा उस समय में भी। बट आई थिंक लोगों को ये जानना जरूरी है कि अगर श्री कृष्ण को खुद युद्ध के मैदान में उठ के हथियार उठाने पड़ जाते हैं, अगर श्री राम को खुद युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है, अगर भगवान शिव को खुद युद्ध के मैदान में उठना पड़ता है, तो वी आर मियर मॉर्टल्स। द थिंग विच आई थिंक हम जो लोग कभी कभी भूल जाते हैं, जो थोड़े से शांति से पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, कि ये जो पीस हमारी है ना, ये बेसिकली हमेशा किसी वॉर के बाद आई है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, पीस वो ला सकता है जिसके पास वायलेंस इन्फ्लिक्ट करने की कैपेसिटी होती है। पावरफुल वो होता है जो कि वायलेंस इन्फ्लिक्ट करता है। द मोस्ट पावरफुल इज गॉड। गॉड इज मोस्ट पावरफुल बिकॉज गॉड कैन इन्फ्लिक्ट द मोस्ट पनिशमेंट। जो माफी है वो तो कोई दरिद्र भी दे सकता है। सो दिस एक्ट, इसको अभी हमने एक्ट ऑफ वॉर किया नहीं है पाकिस्तान के साथ, पहले तो हम ये बात कर दे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स दिया है उनकी टेरर एक्टिविटीज का, एंड वी आर जस्ट रेडी दैट इफ द थिंग्स गो, मतलब अगर थिंग्स एस्केलेट होती है, वी आर रेडी टू बेसिकली गो टू द वॉर। वॉर आप कभी भी हिस्ट्री में कभी भी देखिएगा, ऑल द हिस्ट्री हैज जस्ट बीन अ हिस्ट्री ऑफ अ वॉर। अगर अशोक के बारे में कुछ जानते हो तो उसको कलिंग का युद्ध जीतना पड़ा था अशोक बनने के लिए। बाबर को जानते हो तो बाबर को पानीपत का युद्ध जीतना पड़ा था। अकबर को अकबर बनाता है क्योंकि वो पानीपत का दूसरा युद्ध जीतता है। क्या नाम है, अंग्रेजों का देन, अंग्रेज बेसिकली भारत पर रूल करना स्टार्ट करते हैं जब वो बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं, बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं। All the history has always been devised and decided by the wars. And जो सबसे पावरफुल है, जो अपनी डेस्टिनी खुद चुनता है, वो वही होता है जो कि बेसिकली वॉर करने की कैपेसिटी रखता हो। वॉर इज अ ट्रेजेडी, इट इज अ नॉन डिबेटेबल थिंग। इट विल लीड टू वायलेंस, लोगों का नुकसान होगा, खुद का भी नुकसान होता है। हावेवर द पाथ टू द पीस समटाइम्स लीड्स टू द वॉर। जितना अवॉइड किया जा सके उतना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गलतियां माफ की थी, लेकिन 101वीं बारी में बेसिकली सिर काटना पड़ता है। ये पाकिस्तान की 100वीं गलती थी जो पहलगाम है। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स देयर इज नो अदर एवर नेगोशिएशन या डिबेट है। या तो तुम टेरर एक्टिविटीज खत्म करो या फिर हम तुमको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। द ओनली सॉल्यूशन टू टेरर इज द कंप्लीट अनाइलेशन ऑफ टेरर, एंड इफ दैट हैपेंस ड्यू टू द वॉर, वेल देन वॉर इज द व्हाट वी विल डू। इंडिया इतने लंबे डिकेड के बाद एक पावरफुल कंट्री बना है। अब हम एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी, पावर, वॉर, बट अगर आप ये देखो तो तीनों इंटरलिंक है। तो आप डेमोक्रेसी को किस तरीके से प्रिटेंड करना चाहेंगे? डेमोक्रेसी से क्या हम ग्रो कर सकते हैं, या हमको पावर के साथ वॉर करना पड़ेगा तभी हम ग्रो करेंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखो जैसे पावर और वॉर का व्हाट माय एनालिसिस दैट कि हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, जितनी भी सारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है, उसमें हमेशा से जो पावर ट्रांसफर होता था ना, वो हमेशा वायलेंस से किया जाता था। सो फॉर एग्जांपल, हुएवर विल बिकम द किंग, दैट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ वॉर। तो तुम अगर सामने वाली सेना को हारा देते हो, मार देते हो, राजा को मार देते हो, तो तब तुम जाके राजा बनते हो। जो अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिए, बाबर बेसिकली वॉर जीतता है, फिर अकबर जीतता है, फिर अंग्रेज जीतते हैं, मराठास वॉर जीतते हैं। ऑल जो हमें हीरो याद है वो वॉर जीत के ही बेसिकली हीरो बनते हैं। सो इन दी ह्यूमन हिस्ट्री जितनी भी पावर ट्रांसफर होती है वो हमेशा वायलेंस से होती थी। एंड समहाउ और द अदर हमने उस पिछले 250-300 सालों में एक सॉल्यूशन निकाला है पावर ट्रांसफर का, विच इज द डेमोक्रेसी, दैट द पावर कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट वायलेंस। तो अभी हमारे 70 साल में इंटरनली हमारे देश के बीच में कोई एक दूसरे के अंदर लड़ाई नहीं हुई, पावर कई बार ट्रांसफर हुई है। प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाती हैं। वाई? क्योंकि वो हमने एक नया टूल अपना लिया है डेमोक्रेसी का, पावर को ट्रांसफर करने के लिए। बट एट दिस मोमेंट, हम जिस भी ह्यूमैनिटी के या हिस्ट्री के जिस मोमेंट पे हैं, वॉर कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। स्पेसिफिकली ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, समहाउ वो फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो बेसिकली या तो ये है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले कि हमें कोई टेरर एक्टिविटीज नहीं करनी, दे वांट टू लिव इन द पीस, एंड वी विल लेट देम लिव इन द पीस।
अगर वो हमें बेसिकली टेरराइज करना बंद कर देगा, इंडिया की पिछले 5000 साल की सिविलाइजेशन है जो सबसे पहले नॉन वायलेंस को बेसिकली प्रूव करती है, राइट? हमारे हर धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, द कोर टेनेंट एंड द कोर प्रिंसिपल इज नॉन वायलेंस। पर फिर उसके बाद वही बात है कि जब जरूरत पड़ती है तो श्री राम को धनुष उठाना पड़ता है रावण को मारने के लिए, कृष्ण को भी बेसिकली भाई सुदर्शन उठाना पड़ता है, युद्ध के मैदान में उठाना पड़ता है। नॉन वायलेंस है, कंप्लीटली नॉन वायलेंस रहेगी, बट टिल द टाइम द पावर इज बेसिकली ट्रांसफर्ड पीसफुली। लेकिन अगर पाकिस्तान या फिर कोई और दूसरा कंट्री, चाहे बांग्लादेश हो गए, चाहे चाइना हो गए, इफ दे वांट द वॉर, वी कैन एक्चुअली हैव द गिव द वॉर। द थिंग विच हैज चेंज्ड, हम पिछले 70 सालों में थोड़े से हेजिटेंट थे अपने खुद की पावर में, जैसे राइट। कि हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ था कि हनुमान जी को अपनी खुद की शक्ति का एहसास नहीं था एक समय पे, राइट? आई बिलीव दिस इज द मोमेंट ऑफ द रेकनिंग ऑफ इंडिया एज ए सिविलाइजेशन एट दिस मोमेंट, एंड बाय डूइंग दिस ऑपरेशन सिंदूर, और ये मैं यकीनन कहता हूँ कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। इसको करके हमने ये डिसाइड कर लिया है कि वी नो व्हाट वी आर, वी नो हु वी आर, एंड वी आर गोना डिसाइड आवर डेस्टिनी ऑन आवर ओन। हम दूसरा पहलगाम नहीं होने देंगे। दूसरा पहलगाम नहीं होंगे। दिस इज द ट्रू मोमेंट ऑफ द इंडियन सॉवरेनिटी। ये स्टेटमेंट है, दिस इज अगेन, अभी तो हम रेट्रोस्पेक्ट में हमें सारी की सारी चीजें ज्यादा क्लियर नजर आती हैं, बट या दिस ऑपरेशन सिंदूर विल बी रिटन विद रेड इन हिस्ट्री। पहलगाम का जो इंसिडेंट था उसमें पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में तो बोला कि नहीं मैं डिनाई कर रहा हूँ, और दूसरा जब उसने अपना ओपिनियन दिया कि जब उन्होंने फॉल्स फ्लैग कर दिया था कि नहीं नहीं ये तो इंडिया ने ही कराया है, वो तो हमारे पे डाल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जब कुछ रिसर्च निकल के आई तो ये पता लगा कि उसमें पाकिस्तान आईएसआई मिली हुई थी। तो आपने इस पे थोड़ी सी रिसर्च करी है? हाँ हाँ बिल्कुल किया है। देखो, ये पाकिस्तान का फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी टेरर एक्टिविटीज है पहले उनको पब्लिकली पल्ला झाड़ना पड़ता है। इंटरनेशनली दे भी लाइक कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज बाद में उसके बाद सर्च करती हैं तो इन दी एंड फाइनल कनेक्शन जो है वो आईएसआई का या बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का निकलता है। द होल एग्जिस्टेंस, अगर आप पिछले 70 साल का जो आइडियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस देखें ना पाकिस्तान का, वो स्पेसिफिकली एंटीथेटिकल टू इंडिया है। कभी कभी ना उनका अस्तित्व इसी बेसिस पे हो गया कि वो सिर्फ इंडिया से क्या नाम है, इंडिया को तंग करने के लिए जिंदा रहते हैं। सो दे आर इन ए ट्रैप। वो वैसे खुद भी लूप में फंसे हुए हैं क्योंकि वो कुछ और कर ही नहीं पा रहे, कुछ और सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो टेरर एक्टिविटीज, मतलब इसमें किसी को भी डाउट नहीं है एक्चुअली में। बाकी 200 कंट्रीज हैं, 199 को पता है कि पाकिस्तान बेसिकली एक टेरर स्टेट बन चुका है। सबको पता है कि वो फेल्ड स्टेट बन चुका है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अब तो उनके बड़े लीडर ने भी एक्सेप्ट कर लिया ना चैनल पे आके कि हमको यूएस पुश करता है फॉर टेररिज्म के लिए। सेकंड, इट्स वेरी इजी टू ट्रैक डाउन द टेरर एक्टिविटीज फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। ओके, तो जैसे ही हुआ वो रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपनी उसकी क्या नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसके बाद बहुत आसानी से ट्रैक हो जाता है कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, आइडियोलॉजिकली इनको कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो हथियार कहाँ से खरीदे जाते हैं। सो इट्स नॉट, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कोई ये बहुत मेहनत की बात नहीं पड़ती कि हम ट्रैक कर पाएं कि बेसिकली कब कहाँ से हो रहा है सब कुछ। एंड इट हैज बीन लाइक, इट्स बीन लाइक 50 ईयर्स। मतलब दिस इज काइंड ऑफ एन ऑब्वियस थिंग कि पाकिस्तान है और कौन है इसके पीछे। अभी इंडिया को रसिया से सपोर्ट मिलेगा? हमारे अगर मैं पूछूं वॉर में इंडिया की तरफ से, या इंडिया को कौन कौन से देश सपोर्ट अभी कर रहे हैं एट दिस पॉइंट अगर डायरेक्टली? देखो डायरेक्टली व्हाट आई वुड से इज दैट कि मुझे लगता है कि इस समय ऑलमोस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन द साइड ऑफ द इंडिया। देखो पिछले 10-11 साल के बीच में एटलीस्ट इंडियन डिप्लोमेसी ने ये अचीव कर लिया है कि वी हैव बीन एबल टू मेंटेन रिलेशन विद ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है, Russia has been a friend of India since the beginning, actually since the independence। और हमारा भी एक बेसिकली टैसिट सपोर्ट था रशिया यूक्रेन वॉर में। तो रशिया हमारी तरफ से कंप्लीटली, मतलब नॉन डिबेटेबल, वो हमारा बेसिकली ऑल वेदर फ्रेंड है रशिया। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट कि इवन यूएसए और एनी कंट्री जो कि कभी कभी बेसिकली ऐसा लगता है कि वो जो थोड़ा सा अपने ही धुन में चलता है, एट दिस मोमेंट आवर डिप्लोमेसी हैव एंश्योर्ड कि हम हर कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन रखें कि इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ वॉर दे वुड ऑल बी ऑन आवर साइड। मुझे थोड़ा सा, देखो, इट सीम लाइक एन एग्जैगरेशन, आई बिलीव इवन चाइना विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इंटरवेंशन इन दिस सिचुएशन। लोग सोचते हैं कि अगर हमारी वॉर हो जाए तो चाइना पाकिस्तान के साथ हेल्प कर देगा, ये वो ना, कुछ नहीं कर पाएगा। आई थिंक चाइना हैज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद इंडिया। ठीक है, वो हमारा फुल फ्लेजेड फ्रेंड नहीं है। उसके इंटरेस्ट और हमारे कभी कभी एक दो कोलाइड भी करते हैं, राइट? बट उसके बावजूद भी इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइना कि इंडिया ग्रोज इकोनॉमिकली। हमारा उसके साथ, ही इज द हाईएस्ट, चाइना इज द हाईएस्ट ट्रेड पार्टनर
राइट। वो नहीं चाहेगा उसका पूरा $100 बिलियन का जो वो ट्रेड है वो बेसिकली हिट कर जाए, राइट। तो देखो ओवरऑल इवैल्यूएशन में चाइना की भी जो एनालिसिस होगी उसमें पाकिस्तान फेल्ड ही स्टेट आएगा ना। इट्स नॉट लाइक कि चाइना को पाकिस्तान से कोई फिनोमिनली वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। यस, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इंडिया को रिस्ट्रेन करने के लिए चाइना विल लाइक पाकिस्तान टू एग्जिस्ट, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि अभी चाइना, अगर चाइना की बात करूं या अमेरिका की बात करूं, कि पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ ऐसा बचा है कि मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट ले सकती है कंट्री? मुझे नहीं लगता कुछ नहीं भी नहीं नहीं ऐसा। नहीं मॉनेटरी, देखो यूएसए का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। यूएसए को पाकिस्तान में तब तक इंटरेस्ट था जब तक वो अफगानिस्तान के अंदर थे। राइट। अफगानिस्तान से वो चले गए, तो इसीलिए उनका वो यूएसए का जो सपोर्ट है वो खत्म होता जा रहा है। अगर आप खुद भी परसेप्टिवली देखोगे ना तो यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशन अगर हमें कभी 1980s या 1990s में लगती थी कि थोड़ी सपोर्ट में थे, वो कंप्लीटली वाइप हो चुकी है क्योंकि वो इस एरिया से निकल चुका है। उसका इस एरिया में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अफगानिस्तान से बाहर गया वो, अब उसको पाकिस्तान की क्या जरूरत है। चाइना को थोड़ी सी पाकिस्तान की बेसिकली सिर्फ इसलिए जरूरत हो सकती है कि वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया को क्या नाम है रिस्ट्रेन करके रखना चाहता हो, कि इंडिया को एंगेज रखे ना क्या नाम है घरेलू झगड़े में, बेसिकली चाइना के ये इंटरेस्ट में रह सकता है। बट बियॉन्ड दैट चाइना को कोई खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मिलेगी। यस ऑब्वियसली उनकी जो सिल्क रोड का एक प्रोजेक्ट है CPEC वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसमें है, विलिंगली है, नो डाउट्स अबाउट इट। बट या इंडिया हैज प्रोबेबली मोर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स फॉर चाइना, मोर क्या प्रोबेबली क्या एक्चुअली में नॉन डिबेटेबली। बट हाँ, चाइना हो सकता है पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर सके कि वो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा रोक के रखना चाहता हो या थोड़ा सा किसी प्रकार से बांधे रखना चाहता हो। बट आपको लगता है चाइना फुल सपोर्ट में आएगा पाकिस्तान के? डायरेक्ट फुल में नहीं आ सकता। सी चाइना पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में इस समय कोई भी नहीं आने वाला। एक तो क्या नाम है कि अभी मलेशिया की भी उनके कल ही पाकिस्तान का PM गया था ना मिलने, तो उन्होंने वो भी ये कहा कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। उसमें PM ने बोला कि यार हम तो पाकिस्तान की तरफ से ये बोलते हैं कि हम टेररिज्म खत्म कर देंगे। अब मैं उसमें ये सोच रहा हूँ कि यार पाकिस्तान वाले तुम ही तो टेररिस्ट बनाते हो, तुम टेररिज्म कहाँ से खत्म कर दोगे? देखो पाकिस्तान मलेशिया, देखो भिक्षु हर घर जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान भी से भी हाथ मिलाया अभी। वही तो भिक्षु हर घर जाएगा, उसको बेचारे को सिर्फ लोन पे जो देश चल रहा हो तो उसको जाना तो पड़ेगा। वो मलेशिया में भी जाके बोलेगा कि हाँ हम कुछ करेंगे। यूएस से भी जाएंगे अब थोड़े दिनों बाद। अब हर इंटरनेशनल फोरम पे भी बेसिकली अपनी एक स्टेटमेंट को रिपीट कर देंगे, ये कर दिया भारत ने, ये कर दिया, वो कर दिया। बट वो ठीक है, वो सबको बेसिकली पता है कि भिक्षु है, तो सबके सब उसको उसी एटीट्यूड में भी ले रहे हैं। अब क्या करे, कोई भिक्षु आया घर पे, क्या कर सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स एग्जांपल, अगर चाइना ने फुल सपोर्ट दिखा दिया और जिनसे भी इन्होंने हाथ मिलाया, चाहे वो मलेशिया हो चाहे वो ईरान हो, तो ये 2 मिनट में ठोक भी देंगे फिर उसको। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। पाकिस्तानी का कोई धर्म है? नहीं, पाकिस्तान का धर्म भी नहीं है। सेकंड, यू ऑल इन अ रिलेशनशिप यू ऑलवेज हैव टू गिव सम वैल्यू ना। पाकिस्तान देगा क्या, है क्या, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, राइट, कि ह्यूमन रिसोर्सेज दे देंगे, वो खत्म है। इकोनॉमी खत्म है, तो क्या बचा हुआ। खुद भी हथियार थोड़ी ना बना रहे, वो भी खरीदे ही हुए है ना हथियार भी। इट्स नॉट लाइक कि उनके पास क्या नाम है इजराइल की तरह आर्म्ड टेक्नोलॉजी क्या नाम है बहुत ज्यादा है, या आर्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी बन गई है। they actually have nothing. Let's be very honest about it, and even they know it. It's not like कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान को भी पता है कि कुछ बचा नहीं हुआ है। दिस इज द रीजन कि ऑपरेशन सिंदूर हो के बेसिकली कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से। अगर कुछ होता तो इमीडिएटली कर देते कोई ना कोई। They have nothing. एक वॉर का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, देश की इकोनॉमी कितने मेजर तरीके से इफेक्ट होती है, फाइनेंशियली भी, ठीक है, और ऑफ कोर्स मेजर तो फाइनेंशियली है, क्योंकि अगर आप वॉर वाली सिचुएशन, अब लेट्स एग्जांपल अगर वॉर 8-10 दिन चल रहा है तो विच कैन बी सस्टेन की चलो ठीक है 10-15 दिन लड़ाई हो गई है, लेकिन अगर वो एक लॉन्गर टर्म तक जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा? देखो यार, अगर वॉर लंबी खिंच जाती है, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, क्योंकि ये ना हर एक बंदा आज की डेट में यही पूछ रहा है कि भाई अगर वॉर स्टार्ट हो गया तो इकोनॉमी, क्योंकि हम अगर डेवलप्ड नेशन बनना चाह रहे हैं 2045 तक, ठीक है, हम मल्टीपल ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, तो वॉर हेल्प करेगा हमारी इकोनॉमी को इनहेंसमेंट में, इंक्रीज करने में, या वो डिप हो जाएगी? देखो 2 चीजें होंगी वॉर के। एक तो सबसे पहले अगर कोई लंबी वॉर खींचती है ना 3-4-6 महीने 1 साल, तो फर्स्ट इफेक्ट जो वॉर का होता है कि कंट्री के जो रिसोर्सेज है ना वो स्पेसिफिकली वॉर प्रोडक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, जो रिसोर्सेज कहीं और चाहिए, वो सबसे पहले वॉर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किए जाते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज दैट कि स्लाइट पॉज आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज देयर इज ए इंस्टेबिलिटी, राइट। जो जहां पर वॉर हो रही है वहां पर बेसिकली क्या नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज फलने फूलने में थोड़ा सा समय लगता है। सो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द वॉर देयर इज ऑलवेज अ डिप,
In the initial stage of war, there is always a slight dip in the economy. हम्म, But I think हम सब के सब ये भूल जाते हैं कि war in a very indirect, very intangible ways creates a stronger economy. इस पे जैसे देयर आर नो इकोनॉमिक स्टडीज ऑन दिस, बट अगर आप यूएस इकोनॉमी को देख लोगे, दैट हैज बीन बिल्ट ऑन द वॉर्स ऑफ लास्ट 70 ईयर्स. वो बेसिकली वॉर ही तो फाइनेंस कर रहे हैं. हु इज यूएस? पिछले 70 साल से क्या कर रहा है? वॉर्स फाइनेंस करता रहता है चारों तरफ जाके, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी वियतनाम में, कभी कोरिया में. एंड वॉर, इट्स अ वेरी सटल पॉइंट, वॉर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो कि बेसिकली सुपीरियर होती हैं, राइट? अब एक बात बताओ, मुगल एम्पायर क्यों बनता है? वाई? क्योंकि बाबर के पास ना गन पाउडर था, और जो भारत के जो लोकल रजवाड़े थे उनके पास नहीं था. ब्रिटिश एम्पायर क्यों बनता है? क्योंकि भारत के जो लोकल लोग थे उनके पास थोड़े से प्रिमिटिव हथियार थे और ब्रिटिश मस्केट यूज कर रहे थे. सो एक प्रकार से वॉर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा. देन द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज अ डिप होता है. सिंपल रीजन है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे वॉर की तरफ डायरेक्ट करने पड़ते हैं. आपकी कोई स्टील की प्रोडक्शन है, तो वो स्टील की प्रोडक्शन रादर देन ऑटोमोबाइल में जाने की बजाय वो बेसिकली हथियार बनाने में और आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने में चली जाएगी. तो ये एक प्रकार का डिप आता है. दूसरा, देयर इज ऑब्वियसली स्लाइट जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी होल्ड पे हो जाती है. इंस्टेबिलिटी है, सो नोबडी लाइक्स टू इन्वेस्ट. प्राइवेट मनी इन्वेस्ट नहीं हो पाती है. बट इफ यू सी इट इन लॉन्गर टर्म, अ वॉर हैज ऑलवेज स्ट्रेंथन्ड द इकोनॉमी. एंड बट ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, इट क्रिएट्स द प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ द कंट्रीज, इट क्रिएट्स द डीपर इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. एंड दिस शैल नॉट बी टेकन एज अ जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर. ये करके वॉर, मतलब इस एम को अचीव करने के लिए वॉर नहीं करनी चाहिए. राइट. बट अगर हो जाती है तो ये ना इनटेंजिबल, नॉट अ प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है. लाइक दिस इज समथिंग वी कैन गुड विद इट. कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर था कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, एंड वो फाइनली अभी ले ली है. बट इसमें दो ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं देखता हूँ इसको, दो सिनेरियो में देखता हूँ. पहला कि या तो अब ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है कि वॉर ना करके, लाइक ग्राउंड बैटल्स ना करके, हम सर्जिकल स्ट्राइक को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी पीछे 2004-2005 में उरी हुई थी, ठीक है? तो अगर ग्राउंड बैटल ना करके हम सर्जिकल स्ट्राइक को ज़्यादा बढ़ाते तो वो बेनिफिशियल नहीं होगी, या हमको ग्राउंड बैटल पे आना ही पड़ेगा? देखो, हम पहले एक बार कहीं कोई ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, हम ये बात बोलते, इंडिया इज नॉट डूइंग अ वॉर. इंडिया वॉर नहीं कर रहा है. अगर वॉर होगी तो पाकिस्तान स्टार्ट करेगा. अभी भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकली 9 जगहों पर मिसाइल अटैक किया है जो कि टेररिस्ट हाइड आउट थे. वी आर नॉट गोइंग फॉर द वॉर. इंडिया बेसिकली कभी भी वॉर को पहले कभी भी नहीं चुनता है, राइट? मतलब कि यही वाली बात है ना, ये सिंपल, सॉरी टू रिपीट द सेम थिंग, बट श्री कृष्ण पहला हाथ नहीं उठाते हैं, पहला हथियार श्री कृष्ण नहीं उठाते हैं. सामने से गाली पड़ी थी, उसके बाद श्री कृष्ण हथियार उठाते हैं. इज द सेम थिंग विद दिस. इंडिया डिडंट स्टार्ट अ वॉर. ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वॉर नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर तो बेसिकली रिस्पॉन्स है पहलगाम का. अब अगर पाकिस्तान वॉर करना चाहता है तो वो करेगा वॉर. वी आर जस्ट रेडी कि तुम करोगे तो हम कर लेंगे. तो वॉर, इंडिया ने वॉर नहीं चुनी है. इंडिया हैज नेवर चोजन वॉर एवर. इंडिया अभी भी बेसिकली अगर हम करें तो हम वी आर विद इन आवर राइट्स टू डिफेंड आवर सेल्फ. इसमें कोई शक की बात नहीं है. हमने अभी कौन सा रिस्पॉन्स किया? हमने मिसाइल रिस्पॉन्स किया. अभी तक हमारे ट्रूप्स बेसिकली पाकिस्तान में गए नहीं है, राइट? दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, राइट? टू ट्रूप्स का पाकिस्तान के अंदर एंट्री करना या फिर वॉर की डिक्लेरेशन कर देना, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर. एट दिस मोमेंट जो इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, इवन पाकिस्तान की भी जो स्टेटमेंट है, वॉर मतलब सबकी तरफ से ये एहसास है कि वॉर नहीं है. वॉर होगी तब जब पाकिस्तान अब चाहे तो इसको एस्केलेट करना चाहे. सो बट फर्स्ट, अभी तो उसका ट्वीट भी आ गया था कि वो एस्केलेट करना नहीं चाहते. करे तो देखो रिस्पॉन्ड तो करेंगे वो. अब वो उसकी एस्केलेशन है कि वो कितनी करते हैं, क्योंकि अगेन उनके वहां पे भी आर्मी वालों की जॉब इसी बात पे टली हुई है ना, क्योंकि अब पूरे जगहसाई होने लग रही है उनकी कि घर में आके मार दिया वाला. तो जगहसाई होती है तो उनको कुछ कुछ करने की कोई होगा, एक ग्रुप बन जाएगा जिसको कुछ करने के लिए चुल उठ सकती है. बट द होल पॉइंट इज दिस, मतलब किसी को भी इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वी आर नॉट चूजिंग वॉर, वी हैव नेवर चोजन वॉर. ना ही भारत ने शुरू की है. भारत ने कहा कि हम खत्म करेंगे, टेररिज्म खत्म करेंगे. अरे अगर वॉर शुरू होगी तो वॉर भी हम खत्म करेंगे. हाँ, बिकॉज टेररिज्म खत्म होगा तो पाकिस्तान में सारे टेररिज्म ही है ना, टेररिस्ट ही है, राइट? क्योंकि तो ये बात ध्यान रखना, अभी हमने बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर किया है. वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग. अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा. अगर वो अभी शांति बैठ जाएगा, ठीक है, गुड. वॉर इंडिया कभी भी नहीं स्टार्ट किया है, एटलीस्ट टिल डेट. अभी तक एट दिस मोमेंट इंडिया ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया है और वॉर स्टार्ट भी करने का कोई प्लान नहीं है.
अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान जो है वो मजहब की लड़ाई लड़ रहा है, वो इकोनॉमिक की लड़ाई लड़ ही नहीं रहा। हम्म। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, ये सच है? ये सच है, क्योंकि जब इकोनॉमी नहीं होती तो फिर क्या करोगे? है ही नहीं ना। लड़ाई तो तुम उस चीज की लड़ोगे जो तुम्हारे पास है। जब लास्ट में जब कुछ बचता नहीं है तो फिर सिर्फ मजहब का नाम लेना पड़ता है। हम्म, भाई, इन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या फिर उनकी आर्मी है, वो बेसिकली वहां की जनता को क्या परोसे? डेवलपमेंट नहीं दे सकते, प्रोग्रेस आप दे नहीं सकते, रोड बन नहीं सकते हैं, पढ़ाई हो नहीं सकती है, हॉस्पिटल है नहीं, मोर और लेस, राइट? अब जब नहीं है तो क्या दे सकते? मजहब को मजहब को परोस दो। वो थाली जो है वो बड़े दिनों से पक रही है, वो पिछले 30-40 सालों से मजहब की थाली, मजहब की हांडी को पका रहे हैं। वो टूट जाएगी किसी दिन, क्योंकि इन दी एंड लास्ट में आदमी को खाने को खाना चाहिए। अगर वो खाली खाने पे खिचड़ी नहीं है, सिर्फ मजहब पकने लग रहा है, तो किसी न किसी दिन पाकिस्तान की जो जनता है वो देख लेगी कि यार हमें पिछले 40 साल से पागल बनाए जा रहे थे इंडिया बोल बोल के। इंडिया वाले, क्या नाम है, इंडिया वाले बेसिकली क्या नाम है, गूगल के सीईओ बन गए हैं, क्या नाम है उसके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए हैं, राइट? पाकिस्तान को इस समय बेसिकली मजहब मजहब, हमें मजहब दे दो, मजहब दे दो। सो ये, इसकी हर एक की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये वाली जो गोली दी जा रही है पाकिस्तान की जनता को, इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, यहीं क्लोज बाय है, इधर ही चल रही है। क्या मिलेगा उनको? पाकिस्तान वालों को पता चल जाएगा ना कि भाई अब तो इंडिया इस समय इतना पावरफुल हो चुका है कि जिस दिन कहता है उसी दिन बेसिकली घर पे आके मारता है। ये सिंपल बात है। उरी के बाद हम कर चुके हैं, पुलवामा के बाद हम कर चुके हैं, पहलगाम के बाद हमने कर दिया। तो अब पैटर्न बन चुका है, ये मैसेज भी चला गया। इट्स लाइक वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट एनीमोर। बात खत्म, कोई डिप्लोमेसी की बात नहीं है। तुम करो उरी, हम घर पे आके मारेंगे, तुम करो पुलवामा, हम फिर घर पे मारेंगे। और हर बार हम एस्केलेट कर रहे हैं, हम पनिशमेंट जो है वो प्रोपोर्शन में और बढ़ाते जा रहे हैं हर बार। इफ एनीथिंग नेक्स्ट हैपेंस, द पनिशमेंट वुड बी स्लाइटली मोर सीवियर। ये वही कंट्री कर सकता है जो अपने बारे में कॉन्फिडेंट है, राइट? जो कि बेसिकली अब डिसाइड कर, जो अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करने लग चुका है। इंडिया इज राइट एट दैट कस्प ऑफ द सिविलाइजेशन। दिस इज हाउ जो सिविलाइजेशनल इवेंट्स होते हैं, ये वो सिविलाइजेशनल इवेंट है ऑपरेशन सिंदूर। इसको हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने फिर से पहले भी कहा, इसको लिखा जाएगा हिस्ट्री में इसी तरीके से। यहाँ से कभी भी देखोगे तो, आप कभी भी इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आपको हमेशा एक पर्टिकुलर इवेंट पता होता है जहाँ से ग्राफ ऊपर जाता है, और एक पर्टिकुलर इवेंट पता होता है जहाँ से ग्राफ नीचे जाता है। तो जैसे कि कॉन्स्टेंटिनोपोल गिरता है तो बेसिकली फिर ऑटोमन एम्पायर खड़ा होता है, या फिर प्लासी होती है तो फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर का ग्राफ जाता है, ऐसे। ये ऑपरेशन सिंदूर वो वाला इवेंट है। यहाँ से जब भी अगर पिछले रेट्रोस्पेक्ट में आज के बाद देखेंगे ना, तो भारत पूरे के जो वर्ल्ड में, लाइक इट्स द प्लेस विच द इंडिया डिजर्व्ड at the table of the global countries. I think we have taken it. This is the statement we have made कि we are ready to sit at that table, जो कि बेसिकली वर्ल्ड की, प्लैनेट की फ्यूचर डिसाइड करेंगे। जैसा बोलते हैं ना, 21st century is going to be the century of the India and China. तो चाइना हैज ऑब्वियसली टेकन अ लीड इन द मतलब क्या नाम है, इकोनॉमी, एंड दे हैव ऑलरेडी बिकम द global leader in several fields. This is the announcement of the India also, that we are going to play in the same league of the USA and China. अब पाकिस्तान हमारे लिए क्या नाम है, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान इज अ मियर इरिटेंट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। पाकिस्तान कोई भी गलती करेगा उसको पनिश किया जाएगा। उसकी अभी ये गलती है, इस गलती पर ये पनिशमेंट है, अगली बार गलती मिलेगी, इससे ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगी। उसकी हर गलती की पनिशमेंट बढ़ती जा रही है। उरी पे या फिर क्या नाम है, पुलवामा पे आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना था। इस बार हमने 9 किए एक ही दिन के अंदर अंदर, एक ही बारी में 9, और पूरा का पूरा कंट्री प्रिपेयर्ड है इस बात के लिए कि तुम एस्केलेट करके देखो। बल्कि वेट कर रहे हैं, एक बार मोदी जी शायद वेट कर कह रहे कि एक बार ये कुछ गलती करके दिखा दे, क्योंकि अच्छा पनिशमेंट का मौका मिल जाएगा। लगे हाथ तो मुझे देखो, इट माइट सीम स्पेकुलेशन एंड आई डोंट जनरली डू दैट। राइट नाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज इन द मूड कि पाकिस्तान कोई गलती करे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको अपनी जोड़ ही लेंगे फिर इस बार मौका मिल गया तो। बट आपको लगता है कि पीओके करना चाहिए? क्यों ही करना चाहिए? अभी तो कम से कम मैप से बाहर है, फिर तो बिल्कुल मैप के अंदर आ जाएगा। इसलिए करना चाहिए कि यार मेरे दादाजी की ना बड़ी पुरानी जमीन थी 5 एकड़, तो उस पे ना क्या हुआ कि बाजू में से 2 घर छोड़ के एक पड़ोसी रहता था, और उसने ऐसे यहाँ पे 50 फीट का अपना एक कमरा काट लिया। तो यार अब चाहिए तो सही, दादा की जमीन थी, मेरी है, माना मतलब वो उस पर कुछ नहीं करता, माना उस जमीन का क्या नाम है, उस पे मतलब क्या नाम, वो जमीन खाली छोड़ के चला गया है, बट मुझे चाहिए, वो मेरी है। अगर मेरी है तो मेरी है,
खत्म, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और लेके बैठा हुआ है। मोहन भागवत सर ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कि दुश्मन से हिंसा सबसे बड़ी अहिंसा। हम्म, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्टरी भी तो हो सकती है ना। अगर लेट्स एग्जांपल अभी माहौल शांत रहता हम्म, तो हम हिंसा पे बात करते रहते, हम्म, माहौल गर्म है तो भी हम हिंसा पे बात कर रहे हैं। हम्म। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? नहीं नहीं, ये पता है वही उसी बात की इन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली मोहन भागवत जी ने ये वाली बात कही है, जो हम कहते हैं कि द पाथ टू द पीस कम्स फ्रॉम वॉर। अगर दुश्मन के साथ हिंसा करेंगे तभी पीस आएगी, अहिंसा तभी आएगी, वो नॉन वायलेंस तभी आती है। नॉन वायलेंस से पहले थोड़ा सा, जैसे शांति तूफान के बाद आती है, तूफान से पहले थोड़ी ना शांति थी, तो तूफान आएगा उसके बाद शांति आई है। तो भागवत जी का ये बिल्कुल कोट एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट है कि अगर वो दुश्मनी छोड़ दे तो फिर अहिंसा ही अहिंसा है। लेकिन अगर हम दुश्मन के साथ भी हिंसा नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा ना, फिर तो वो बेसिकली हमारे साथ हिंसा करता रहेगा। तो हमारे यहाँ पर नॉन वायलेंस मेंटेन करने का या पीस का जो तरीका है वो यही तरीका है कि या तो पाकिस्तान दुश्मनी छोड़ दे, हमने उसको कभी मना नहीं किया है, वो दुश्मनी छोड़ दे, तुम टेरर एक्टिविटीज छोड़ दो, इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया आगे जा चुका पाकिस्तान से, वो गरीबी में जी रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। हम इस समय बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली हमें क्या नाम है वर्ल्ड में विश्व गुरु बनना है। वो उनके क्या नाम है, दे आर ऑन अ सर्वाइवल इशू। उनका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स चल रहा है। जब आदमी का फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स चलता है ना, वो थोड़ा सा पगला जाता है, तो उस समय उसको समझ में नहीं आता कि सही डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, राइट। तो रोटी नहीं है, पानी नहीं है, तो इसीलिए जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है। दिल डू सम एक्ट, देन दिल रियलाइज कि दे कांट विन अगेंस्ट अस। दे शुड हैव रियलाइज्ड इट प्रोबेबली 20 इयर्स अगो, लेकिन अब मैसेजिंग जाने लग गई है कि छोड़ दीजिए, आपके लिए कुछ अब नहीं बचा है यहाँ पे कुछ रहने के लिए। देखो, हर चीज की शुरुआत ना पानी से ही होती है। हम्म, ठीक है, या तो पी लो, या रोक दो, हम्म, या बहा दो। हम्म, मोदी जी ने सेम एक्ट किया है। हम्म। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही एक्ट किया है यार, एकदम ना एक एक रिस्पांस नहीं दे रहे हम पाकिस्तान को पूरा का पूरा ऑल अराउंड रिस्पांस दे रहे हैं। मोदी जी ने पहले उनका पानी बंद कर दिया, उसके बाद उनके जाके घर में आग लगा दी। अब वो बेचारा आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से लाए? सो एंड ये एक पे नहीं रुकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आग पानी पे नहीं रुकेगा, ये अभी बेसिकली रोटी पे भी रुकेगा, रोटी तक जाएगा बेसिकली। अभी इनकी रोटी भी रुकेगी, फिर इनके क्या नाम है बैंक भी रुकेंगे। दे आर इन हेल, दे आर जस्ट डिगिंग देयर ओन ग्रेव, पाकिस्तान। और इंडिया का मैसेज देखो, मैं सच बताता हूँ, हम इस बात को इतना डिस्कस कर रहे हैं, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि पाकिस्तान इज जस्ट अ मियर न्यूसेंस फॉर इंडिया फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। आज के बाद वो कंट्री हमारे लिए रेलिवेंट है ही नहीं। हमारे लिए अगर रेलिवेंट कंट्रीज है तो हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, हमें मुकाबला करना है चाइना से, डेवलप्ड कंट्री से। टू बी ऑनेस्ट, हमें देखना है कि हमारा देश कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, health, innovation, technology, which is what is usually the focus of the government always. आपने कभी इस प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट से पिछले 11 साल में कभी वॉर की बात करते हुए देखा? They don't do it. That is what, and even previous also, Indian governments don't go for the war. They never do. क्योंकि वो आप कभी भी देखिए घर में पहले से पर्पस क्लियर है कि यार आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ते? आगे बढ़ते पढ़ाई करके और बेसिकली हॉस्पिटल बना के। वो सिंपल सा तरीका है, यही नेहरू जी ने स्टार्ट किया था कि यार बच्चों को पढ़ाओ, डैम बनाओ, आईआईटी बनाओ, एम्स बनाओ, यही कंटिन्यू करते रहे। बीच में वो पाकिस्तान के बेसिकली 2 टुकड़े इसलिए किए गए क्योंकि फिर दोबारा से वो आदमी इरिटेंट था। लेकिन हाँ, उस समय बेसिकली हम थोड़े से दूसरी स्टेजेस में थे, हमारी भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। सो दोज वर स्लाइटली डिफिकल्ट टाइम्स, बट एट दिस मोमेंट आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मियर न्यूसेंस है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है वो अब हमारे बेसिकली आई थिंक वो होता है ना कि कभी कभी एक ताऊ जी का लड़का होता है, वो पढ़ के बेसिकली काफ़ी बड़ा आदमी बन गया, और एक चाचा का लड़का है, वो बेसिकली क्या नाम है सट्टेबाजी में पढ़ के बर्बाद हो गया। तो आफ्टर ए वाइल दो दे आर कनेक्टेड, बट वो नीचे वाला नॉन रेलिवेंट हो गया ना। वो ये पाकिस्तान वो बेचारा सट्टेबाजी का छोटे वाला बुआ का लड़का है जो कि बस सट्टेबाजी में बर्बाद हो गया, खत्म हो गया उसका। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि इंडिया में अभी क्या प्रॉब्लम है? रिलीजन प्रॉब्लम है, सोसाइटी प्रॉब्लम है, या पॉलिटिक्स प्रॉब्लम है? इस पे द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आई थिंक हम ना थोड़े ट्रांजिशनल फेज में हैं। ठीक है, इनसे ना सारे के सारे बड़े कंट्रीज गुजरे हैं। अभी हम हमारा अगर जो इस प्रेजेंट भारत का जन्म देखे तो 70-75 साल पुराना है। तो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, तो ट्रांजिशनल फेज में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सी देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं होना चाहिए हम्म, जनरली स्पीकिंग. द बिगर डिस्कोर्स शुड बी अबाउट द एजुकेशन, शुड बी अबाउट द टेक्नोलॉजी, शुड बी अबाउट द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट. एंड इसमें सिर्फ हम अगर चाइना का एग्जांपल देख रहे तो चाइना के पब्लिक डिस्कोर्स में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, राइट. राइट. एक तो पब्लिकली उन्होंने अपने नाइदर चाइना नाइदर यूएस. यूएसए ऑल्सो, हाँ, इवन द डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप ऑल्सो. कंट्री, राइट. लेकिन दे हैव नॉट रीच्ड हियर ऑन द फर्स्ट डे. था उनके उधर भी क्रिश्चियनिटी के क्रूसेड्स नहीं हुए, राइट. ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी क्या नाम है चाइना में नहीं हुए हैं, या फिर यूरोप में बेसिकली कभी रिलीजन नहीं था. और जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियनिटी है वो बेसिकली अभी भी कभी कभी पंच अबव द वेट करती है यूएसए में. तो ऐसा तो है नहीं कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. बट आप पब्लिक डिस्कोर्स में जो प्रायोरिटी पे है, तो पब्लिक डिस्कोर्स में यूएसए में प्रायोरिटी पे रिलीजन नहीं है. इंडिया में भी मुझे लगता है एट दिस मोमेंट आई थिंक वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, इस समय रिलीजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मुद्दा है पब्लिक डिस्कोर्स में रादर देन एजुकेशन या हेल्थ. पर मुझे मेरा ऑप्टिमिज्म ये कहता है कि ये सिर्फ ट्रांजिशनल फेज है. दिस विल नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अस लाइक व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान. तो उनका पाकिस्तान में जो रिलीजन जो है ना वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बना और फिर वो उनका अस्तित्व भी बन गया, राइट. दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग, तो बर्बाद हो जाओगे. तो रिलीजन को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया, वो उनका पब्लिक डिस्कोर्स बना, पब्लिक डिस्कोर्स बनने के बाद वो अस्तित्व का रीजन ही वही बन गया. तो मजहब ही बस बेसिकली उनके वो रिलीजन पे घूमते रह गए. सो देन यू गो फॉर द डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन. अगर हाइपोथेटिकली अगर हम आगे कभी इंडिया का भी इस ट्रैप में फंस गया, रिलीजन के साइकिल में और ट्रैप में फंस गया, तो गड़बड़ हो जाएगी. बट हमारा जो इस समय पब्लिक एंड थोड़ा सा देखे तो रिलीजन का जो डिस्कोर्स है आई थिंक वो ट्रांजिशनल है. दिस इज काइंड ऑफ व्हाट आई से इज रिक्लेमिंग आवर सिविलाइजेशन. एक बार कभी कभी क्या होता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पिछली जो चीज़ें हैं उनको उठाना पड़ता है. वो बैग में सारा का सारा सामान भर के बेसिकली ना एक दिन आगे निकलते हैं. तो रिलीजन का डिस्कोर्स इसलिए आया कि एक बार तो पहले हमें अपनी सिविलाइजेशन को रिक्लेम करना है. आगे बढ़ने से पहले एक बार पुरानी चीज़ों को रिक्लेम करना जरूरी है. चाइना ऑल्सो डिड सिमिलर थिंग. उन्होंने रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया था, बट देवर लाइक टेक्नोलॉजी के में किया था, हाँ. ओल्ड ग्लोरी ऑफ चाइना सिविलाइजेशन उसको दोबारा उठाना है. तो देर इज स्लाइट नेगेटिव सेंटिमेंट है ना. काफ़ी लोग हैं जो कि थोड़ा सा इस बात से वैलिडली बेसिकली ये कंसर्न है कि रिलीजन हमारा मेजर मुद्दा बनता जा रहा है, मेजर डिस्कोर्स बनता जा रहा है. और सच में ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है. अगर ये गलती से गलत डायरेक्शन में चले गए तो भारत की जो प्रोग्रेस जो पहुंची है और जो हमारा इस समय फ्यूचर जिस रास्ते पे जा रहा है उसमें थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है. डीरेल भी हो सकते हैं. देखिए सच्ची बताए तो पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान ही है, बेस्ट एग्जांपल. हाँ, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री आप देखो वहां पर रिलीजियस के नाम पे कुछ नहीं है. हाँ, तो बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान है डीरेल होने का. पर हाँ, बस मेरे अंदर का ऑप्टिमिज्म कहता है कि इंडिया की सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है. तो हमने करके देख रखा, हम बहुत सारे ट्रांजिशनल फेसों से गुजरे हैं और उसके बावजूद भी इंडिया बचा रहता है, राइट. उसके बावजूद भी इंडिया जीवित रहता है. तो कुछ कोर है हमारी सिविलाइजेशन में, कुछ कोर समथिंग अंदर हमारी कल्चर के अंदर है जो कि स्टेबिलिटी देता है. तो यस, रिलीजन इज बेसिकली द मेजर पार्ट ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स राइट नाउ. सेंट्रल है, इतना नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा हमें मुद्दे से भटका देता है, एजुकेशन से भटका देता है, प्रोग्रेस से भटका देता है, गलत जगह पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट आई जस्ट होप कि दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशनल फेज, प्रोबेबली 10 more years. ओके. इस केस में जैसे अभी न्यूज़ वगैरह पे दिखाया जा रहा है, क्या चाइना अपने सैनिक भेजेगा पाकिस्तान के फेवर में? No, that is like वो ridiculous speculation है. It will be an act of war. China has no interest in picking a war with us. चाइना को अगर वॉर पिक करनी होगी तो उसके लिए और बहुत सारे से वो क्या नाम है इवेंट है, और बहुत सारे कंट्रीज हैं. अपना फिलीपींस, कोरिया, जापान से ले लेगा. सेकंड, हमारे पास लेवरेज है, ठीक है. हम चाइना को अभी भी काफ़ी कुछ दे सकते हैं. तिब्बत वाले जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं हम उस पर उसको लेवरेज दे सकते हैं. ताइवान के इशू पे हम उसको बेसिकली लेवरेज दे सकते हैं. तो चाइना सैनिक भेजने वाली बात तो अलग रिडिकुलसनेस की है, वो कुछ लेवरेज लेने की कोशिश करेगा. बट आई बिलीव जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके पीछे ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेके चले गए हैं. कंट्री ऐसे मजाक में थोड़ी ना बेसिकली 9 जगहों पर मिसाइल डाल देगी. वो सारे के सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, कौन कौन आएगा इसकी मदद के लिए. यूएसए आएगा तो इसको क्या बताना है, इससे क्या बात करनी है, रशिया के साथ क्या बात कर रही है. रादर मतलब हाउ जनरली दीज थिंग्स वर्क. जो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट बेसिकली प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी सॉवरेन्स होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन. क्या न्यूक्लियर अटैक इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप कर दोगे? बिकॉज वो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इंडिया में ही जाएगा, वो तो
नेबर कंट्रीज में भी इफेक्ट करेगा? एक तो न्यूक्लियर अटैक पे इंडिया की ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर चाइना ने एक बार सॉरी नॉट चाइना, पाकिस्तान ने एक बार यूज कर लिया, लाइक उन्होंने एक बार छोड़ दिया, विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर बम छोड़ने का ये मतलब है कि फिर उनका देश सपाट हो जाएगा। दैट टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान वुड बी नॉन हैबिटेबल फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। मैक्स टू मैक्स वो एक छोड़ पाएंगे, जिसको हम अगेन वी हैव द टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतने बेसिकली जैसे उनकी मिसाइल्स आती है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, जैसे इजराइल का आयरन डोम है, हमारे पास भी ये कैपेसिटीज है कि हम उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स को बेसिकली भारत में आने से पहले गिरा दें। बट उन्होंने अगर छोड़ दिया तो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटेड डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया कि फिर पाकिस्तान को सपाट कर दिया जाएगा। और तो उस न्यूक्लियर अटैक का इंडिया के कौन-कौन से मेजर पार्ट पे इफेक्ट आएगा? एज इन पाकिस्तान पे या मेजर जो हम स्टेट या करेंगे? मेजर जो अगर मान लो वो कहावत है ना, मरता क्या ना करता, हाँ लेट्स एग्जांपल छोड़ दिया क्योंकि उन पे तो विश्वास नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक छोड़ेगा, हम्म वो ट्रैक किया जाएगा। रादर इंडिया हैज ए टेक्नोलॉजी कि उसको बेसिकली यहाँ तक पहुंचाए, वो उसको पहले ही उसकी मिसाइल डिफ्यूज को कर दे। गिरा दे, उसकी मिसाइल को, उसकी न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। वंस दे डू इट तो हमारा ऑफिशियल पॉलिसी है कि फिर हम सीधा 50 मारेंगे, फिर पाकिस्तान वुड बी अ प्लेन। ये Okay. ऐसा नहीं मिलेगा कि हम्म हमने एक मिसाइल फेंकी, फिर दूसरी उन्होंने फेंक दी, फिर ये तीसरी फेंक रहे हैं, फिर चौथी। ऐसा क्या नाम है, टेनिस का गेम नहीं चल रहा है। उन्होंने एक फेंका, वे डन एंड डस्टेड, खत्म करो इसको, दी एंड हो गया। देयर इज नो डिस्कशन, देयर इज नो डिबेट। choosing anybody in Pakistan ever choosing to use one nuclear weapon will ensure कि पाकिस्तान की धरती पे 10,000 साल तक पत्ता नहीं उगेगा। ये ऑफिशियल पॉलिसी है। इस पे गवर्नमेंट भी बेसिकली, इस पे क्लैरिटी है मुद्दों की कि भाई उन्होंने छोड़ दिया न्यूक्लियर बम, खत्म, डिबेट खत्म, बात करने की मुद्दे ने खत्म करो, 100 के 100 दे के मारो, दी एंड, एवरी सिटी एवरी पर्सन इज फ्लैट। अभी कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी स्क्रॉलिंग करते करते दिखे, तो अब डिफरेंस है ऑडियंस में भी, ऑडियंस नहीं, जनता में डिफरेंस है, ठीक है। जो इंडियंस हैं या जो पाकिस्तानी पाकिस्तान कह रहे कि यार हमें तो हम तो बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहते, हमको तो बिल्कुल भी जो रात को जो ड्रिल स्टार्ट हुई थी हमको तो उसके बारे में भी नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चे भी मारे गए। मैं कहा यार अब ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है भाई, सिंपल सी बात है, कल को वो बड़ा होकर आतंकवादी बने, साला हमको क्या लेना देना, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि भाई जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है फिर तो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, लगना हो, लूढ़ा हो, भैया जो आ रहा वो आएगा। आएगा। इंडिया वाले अलग हैं, इंडिया वाले कह रहे हैं मारो सालों को। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता इसमें। अब क्या करें, मतलब बताओ। We want a utopian world, right? Everybody wants a good utopian peaceful world, but we don't live in a perfect world, right? War is the only solution, right? No. War is the last solution, and also not from India. India ने कौन सा वॉर चाहा? कभी बता दो मेरे को कोई एक भी हमारे देश का कोई पॉलिटिशियन बोलता कि वॉर करो, वॉर दे दो, वॉर चाहिए। नहीं, अभी भी सिर्फ स्ट्रेटेजिक क्या नाम अटैक्स किए हैं, सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अटैक किए गए हैं। पाकिस्तान के हाथ में उसको वॉर चाहिए तो उसको हमने बस ये बोला है कि तुमको चाहिए तो तुमको दे देंगे। इफ यू वांट वॉर, विल गिव इट टू यू, वी विल नेवर स्टार्ट वॉर। हम कर भी नहीं रहे हैं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। सो वॉर इज द लास्ट सॉल्यूशन। 100वीं गाली है वो, मतलब 100वीं गाली के बाद श्री कृष्ण सर काटते हैं। पहले पे थोड़ी ना, पहले पे तो माफी दे दी थी, दूसरे पे माफी दे दी थी। लेकिन बात ध्यान रखना कि माफी देने की एक्चुअल कैपेसिटी उसके पास है जो कि वायलेंस इन्फ्लिक्ट कर सकता है। अगर आप वायलेंस इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते तो फिर माफी देते रहो, फिर यू आर नथिंग, राइट? यू आर इररेलेवेंट, राइट? जो आदमी गरीब है, जो आदमी बेसिकली शक्तिशाली नहीं है, या जिसके हाथ में एक क्या नाम है थप्पड़ मारने की कैपेसिटी नहीं है, वो बोलता है कि मैं सबको माफ कर देता हूं। शक्तिशाली वो होता है जिसके पास कैपेसिटी है मारने की, उसके बाद माफ करता है। दिस इज व्हाट इंडिया टीचेस। हमारी नॉन वायलेंस का ये मतलब नहीं है कि हम नॉन वायलेंट है। हमारी नॉन वायलेंस का ये मतलब है कि आई हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय यू, टू अनहाइलेट यू, बट आई चूज नॉन वायलेंस। हम इसीलिए कभी धमकी नहीं देते उनको न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की। हमारे पास भी तो है न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन वहां के आर्मी वाले न्यूक्लियर फेंक देंगे। इंडिया के नहीं कहते कोई आर्मी चीफ कि हम न्यूक्लियर फेंक देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वी नो कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए हम तुमको धमकी नहीं देंगे। अगर जिस दिन करना होगा तो तुम खत्म हो, तुमको बता ऐसे। मतलब कभी आपने देखा है कि जो पावरफुल आदमी है वो बेसिकली बोल के दिखा के बेसिकली क्या नाम है पहले धमकियां दे के मारता हो। धमकियां वो देता है जो कि चाहता नहीं है, लाइक पाकिस्तान, जो डरा हुआ है, उसको पता है कि यार एस्केलेट हो गया तो वो अपनी धमकी देके अपने बाजू अपने दोस्तों में 2-3 थोड़े से वो भोकाल बना लेता है। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो ऑन दिस सिचुएशन। पंगा नहीं है इसके अंदर कोई भी।
कोई ओके। न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली। होगी, देखो नुकसान तो है, देखो वंस इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर में गए, दिस एरिया, ये जो इंडस वैली, इंडस और जो गंगा का एरिया है, ये वर्ल्ड का पिछले 10,000 सालों से वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने का मतलब है कि वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन खत्म। हम्म। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इस पूरे एरिया के मिला के अंदर 2 बिलियन लोग रहते हैं। और ये आज के नहीं है, मतलब कि दिस इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया सिंस लास्ट 10,000 ईयर्स। ये वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल एरिया है, सबसे फर्टाइल पिछले 10,000 सालों से। आप कभी भी पूरे उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियर बम फटने का मतलब जो कॉस्ट टू ह्यूमैनिटी है, वो मतलब हम मोस्ट प्रोबेबली इमेजिन नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम इसके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे सोचे कि पाकिस्तान यूज़ कर सकता है क्या, तो हम हमेशा सोचते हैं कि पाकिस्तान रोग स्टेट है, कभी उनके रोग लोगों के हाथों में कोई न्यूक्लियर बम आ जाए, दे विल ओनली बी एबल टू यूज़ वन। वो गलती से एक ही बटन दबा पाएंगे, उसके बाद कोई नहीं बजा पाएंगे। उनके सबके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहाँ उनके बम रखे हुए हैं, वहाँ पे पहले से न्यूक्लियर बम हमने लगा के रखी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके। कि उन्होंने एक दबाया, फिर उसके बाद खत्म करो 100 को। ऑब्वियसली न्यूक्लियर बम, आई थिंक वो न्यूक्लियर बम का जो थ्रेट है वो कोल्ड वॉर में खत्म हो चुका है। 30 साल तक, 1960 से 1990 तक ये लगता रहा था कि भाई रशिया वाले न्यूक्लियर चला देंगे, यूएसए वाले चला देंगे, रशिया वाले। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है जो भी न्यूक्लियर बम यूज करता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि न्यूक्लियर वॉर तो इट्स समथिंग एल्स, वो किसी और दिन का ही मुद्दा, आज का नहीं है। डन सर, थैंक यू सो मच, परम जी, बड़ा मजा आया मेरे यू को आर आज। सो स्वीट। थैंक यू।